नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से सारे की सारी हरियाणा जीके कवर करेंगे। और इस सीरीज की खास बात देखिए ये है कि इसमें आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बेसिक से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक के, कि अगर एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन करके पूछ ले तब भी आपको समस्या ना हो। क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास होगा तो एग्जामिनर हो सकता है कि थोड़े से समय समय पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा ट्रिक वे में क्वेश्चंस को पूछे। तो इस सीरीज़ में हमने क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन कर रखा है कि अगर ट्रिक वे में पूछ ले या एक ही प्रश्न को वो थोड़ा सा अलग प्रकार से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पूछ ले, तो सारे के सारी जो अलग अलग वैरायटी है क्वेश्चन की वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक लेवल है उसको तो हम साथ ही साथ करेंगे ही। जो हरियाणा जी के आप यूट्यूब से या कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं तो वो सारे की सारी आपको इसमें मिलेगी, बस क्वेश्चंस का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू दैट, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसमें सारे की सारी हम हरियाणा जी के कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत के संदर्भ में हरियाणा की क्या स्थिति है? तो आपने हरियाणा की स्थिति बतानी है भारत के संदर्भ में। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको देखे एक बार खुद उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, मन ही मन थोड़ा सा उसका आंसर सोचिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाएंगे तो चीज़ें फिर लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। थोड़ा सा कोशिश कीजिए दिमाग पर जोर डालने की और खुद तो एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम डिस्कस तो करेंगे। तो भारत के संदर्भ में हरियाणा की क्या स्थिति है? दक्षिण पूर्वी है, उत्तर पूर्वी है या फिर उत्तर पश्चिम है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हरियाणा की जो स्थिति है वो भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी है। और वो कैसे है देखिए, तो ये है देखिए भारत, और लगभग यहाँ पर मान लीजिए कि हरियाणा की स्थिति है। ठीक है, ये कहीं ये पाकिस्तान की तरफ ना चला गया हो हमारा प्यारा हरियाणा, कहीं आतंकवादी फैक्ट्री की तरफ ना चला जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर हरियाणा है। अगर मैं थोड़ी सी डायरेक्शंस बनाऊँ तो ये देखिए, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो भारत हरियाणा की जो स्थिति है वो यहाँ पड़ती है, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में कहाँ पड़ती है? उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर तो है ये। अब देखिए जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो ये देखिए, ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर हैं और ये जो पड़ी रेखाएं वो अक्षांश होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत यहाँ पर है और ये जो है इसको हम बोलते हैं पूर्वी ग्लोब, और ये होता है उत्तरी ग्लोब। तो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो भारत यहाँ है तो हरियाणा भी यहाँ है। तो ग्लोब के हिसाब से अगर वो पूछ ले ग्लोब के संदर्भ में तो फिर हरियाणा की उत्तर पूर्वी है। तो ये है ग्लोब पर। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी है। तो राइट आंसर इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? एक बार खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। शाहपुर कालका पंचकुला, दोहा फिरोजपुर झिरका, या फिर कलेसर, ये मैं इसको मार्क हटा देता हूँ, या फिर चौटाला डबवाली सिरसा। अब देखिए इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हैं सारे के सारे हरियाणा के आखिरी छोर के बिंदु, शाहपुर, कलेसर, यहाँ पर है दोहा और ये है चौटाला। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शंस बनाऊँ तो ये है पूर्व वही, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो यानी कि ये जो है वो उत्तरी हिस्सा है। तो शाहपुर कौन सा है? उत्तरी, यानी कि सही आंसर तो हमारा ये है। लेकिन कलेसर कौन सा है? ये है पूर्वी हिस्सा और ये है पश्चिमी हिस्सा और ये है दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हरियाणा के आखिरी छोर के बिंदु हैं। दोहा दक्षिण, इससे हम याद रख सकते हैं। तो द से दोहा, द से दक्षिण, और पूर्व में है कलेसर। इसको हम याद रख सकते हैं कि जो हरियाणा का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर कलेश रहता है। तो कलेश कहाँ रहता है? पूर्वी क्षेत्र में है। शाहपुर उत्तरी। अमित शाह ने जो रिपोर्टर्स हैं उनके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस प्रकार से हम इनको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो शाहपुर कहाँ है? उत्तरी बिंदु तो ये है। द से दक्षिण, द से दोहा, तो दोहा दक्षिण। ठीक है, कलेसर, कलेश किस तरफ है? पूर्वी क्षेत्र में है, तो ये पूर्वी है। और चौटाला कौन सा हुआ फिर? पश्चिमी। तो ये सही आंसर है हमारा इसका एक। लेकिन चारों के चार इंपॉर्टेंट हैं। इस एक प्रश्न से हमने चार के चार बिंदु याद कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये पूछा है देशांतर। अब देखिए ये है ग्लोब, खड़ी रेखाएं देशांतर, बड़ी रेखाएं अक्षांश।
तो पूछा है कौन सा, देशांतरीय विस्तार। अब ध्यान आपने रखना है जहां भी देशांतर आए तो वहां पर ये जो भी पोजीशन दे रखी है उसके साथ आपको ईस्ट या वेस्ट लिखा मिलेगा, क्योंकि देशांतर के इस तरफ का हिस्सा है ईस्ट यानी कि पूर्व और इस तरफ का है पश्चिम। तो देशांतर जहां लिखे तो वहां पर आपको ईस्ट या वेस्ट लिखा मिलेगा। तो यानी कि पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट। अब बात करते हैं इन दोनों की, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए ये है हरियाणा और ये जो फोटो है वो ली गई है गूगल अर्थ से, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये हैं अक्षांश और ये जो खड़ी रेखाएं वो हैं देशांतर। तो हरियाणा की स्थिति हमें छोर के जो बिंदु है वो कहाँ कहाँ पर है ये देखना है। तो एक तो हमें चाहिए इस बिंदु की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और एक चाहिए हमें यहाँ पर, और एक चाहिए हमें इसकी, और एक चाहिए हमें इसकी। तो अब देखते हैं ये जो है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्थ के और साउथ के हिसाब से तो ये 31 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में मिलेगा। और ये है कितना, तो ये देखिए ये है 30 और 31 के बीच में, तो ये है 30 डिग्री 55 मिनट। यहाँ पर जो लाइन है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन है वो है 27 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये मिलेगा हमें 74 और 75 के बीच में, तो ये है अपना 74 डिग्री 27 मिनट। और ये जो है पूर्वी बिंदु ये है हमारा 77 डिग्री 36 मिनट। यानी कि देखिए तो एक ये विस्तार है हरियाणा का, ऐसे देखते हैं हम इसको, ठीक है, और एक ये विस्तार है, ठीक है। ये जो विस्तार है ये है अक्षांशीय विस्तार, तो ये जो विस्तार है वो तो है अक्षांश के हिसाब से, ठीक है, और ये जो विस्तार है वो है देशांतरीय विस्तार। तो यानी कि हमें ये विस्तार चाहिए, और ये विस्तार कहाँ से है, 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय, तो वो कहाँ से कहाँ है, तो वो है 74 डिग्री 27 मिनट से और 77 डिग्री 36 मिनट तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अक्षांश की यानी कि हरियाणा के अक्षांशीय विस्तार की, तो वो देखिए वो है कहाँ से, 30 और 27 यानी कि 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक, ठीक है। तो ये हरियाणा का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है बात। और ये देखिए ये जो 74 से 77 है ये पूरा का पूरा हुआ है 3 डिग्री 8 मिनट का, और ये जो हुआ है वो है हमारा 3 डिग्री 16 मिनट का, ठीक है। तो ये हरियाणा का सारा विस्तार है। यानी कि अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से जो हमने ये पहला छोड़ दिया था वो उत्तर तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा है हमारा, ये है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और ये है देशांतरीय विस्तार। तो सही उत्तर तो है हमारा ये, ठीक है, देशांतरीय विस्तार है ये और अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा का पड़ोसी राज्य नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। शुरुआत के जो प्रश्न आपको बहुत आसान मिलेंगे, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो बहुत आसान है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश तो है हमारा सही उत्तर, तो आंसर तो है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। देखिए हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो 5 तो राज्य हैं और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हम इसको लिख देंगे यूटी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो है दिल्ली, ठीक है, और एक है चंडीगढ़, ठीक है। राज्य कौन कौन से हैं, 3 तो यही लिखे हैं, 1 2 3, और जो बचे हुए 2 हैं वो कौन से हैं, वो हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है बात, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे कम सीमा हमारी उत्तराखंड के साथ लगती है और वो है हमारी 11 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर की सबसे छोटी, ठीक है, और राजस्थान के साथ लगती है हमारी सबसे बड़ी सीमा, ठीक है, और वो है कितनी, 1262 किलोमीटर। तो ये याद रखनी है, ठीक है। और एक जो स्टार्टिंग जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और छोड़ गए, थोड़ा सा और इसमें बताया जा सकता था, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या रह गया था कि थोड़ा सा और इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो हरियाणा है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी, कौन सी रेखा से, भूमध्य रेखा से दूरी वो है देखिए 3231.19 किलोमीटर, ठीक है। ये डेटा है, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है इसको। और कर्क रेखा से, तो कर्क रेखा से दूरी है 483 किलोमीटर,
ठीक है, तो ये याद रखने की बात है, भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लंबाई को अगर हम आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम है यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा कोड सही बनेगा। ये थोड़ा सा ठीक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, जो भी दूरी सीमा की लंबाई है उसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ, राजस्थान के साथ, यानी कि सबसे आखिरी में कौन आएगा, राजस्थान। तो आखिरी में हो दो, तो आखिरी में है दो, यानी कि ये तो नेगलेक्ट, ये भी नेगलेक्ट। और सबसे कम सीमा किसके साथ है, उत्तराखंड के साथ, यानी कि उत्तराखंड आएगा सबसे पहले और राजस्थान सबसे बाद में। तो ये दोनों ऑप्शन हैं ऐसे तो। अब हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो पंजाब के साथ है, यानी कि पंजाब आएगा हिमाचल प्रदेश के बाद। तो इसका सही आंसर है हमारा 3। तो इसका राइट आंसर है 3। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का डिज़ाइन अलग कर दिया है, ठीक है। और इसको 4 ही नंबर दिया गया है क्वेश्चन को, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है। तो वही इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ ली गई है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के साथ क्रमशः सबसे छोटी व सबसे लंबी सीमा बनाने वाले हरियाणा के 2 जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखनी है सबसे छोटी सीमा किसके साथ है और बाद में सबसे लंबी सीमा किसके साथ है। तो सोचिए थोड़ा सा, फतेहाबाद सिरसा, सिरसा फतेहाबाद, रेवाड़ी सिरसा, महेंद्रगढ़ सिरसा। अब देखिए, तो राजस्थान सिरसा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो यानी कि सबसे लंबी में तो क्या हो, सिरसा हो, तो यानी कि ये तो है गलत, ठीक है। अब फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो अगर आप मैप को देखते हैं तो ये आंसर आपको सही मिलेगा। तो फतेहाबाद के साथ सबसे छोटी सीमा है और सिरसा के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको बात करते हैं। तो जो राजस्थान और हरियाणा है, ठीक है, तो इनके साथ साथ जिले आपस में सीमा बनाते हैं, दोनों के साथ साथ जिले आपस में सीमा बनाते हैं। तो जो सबसे, देखिए, जो सबसे छोटी सीमा तो है फतेहाबाद की, लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है रेवाड़ी। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर लिखता हूँ ये सारे के सारे साथ के साथ जिले, ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक साथ इसको लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, और हरियाणा के 7 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, ठीक है। तो ये 7 जिले दोनों की सीमा बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब के साथ सबसे छोटी व सबसे बड़ी सीमा बनाने वाले हरियाणा के 2 जिले कौन से हैं। पहले सबसे छोटी सीमा और बाद में सबसे बड़ी सीमा। तो देखिए, कुरुक्षेत्र सिरसा, पंचकुला सिरसा, कुरुक्षेत्र जींद या कत्थल जींद। एक बार खुद भी इसको करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुरुक्षेत्र सिरसा। अभी देखिए, सिरसा की जो राजस्थान के साथ भी सबसे बड़ी सीमा है और पंजाब के साथ भी इसकी सबसे बड़ी सीमा है। तो इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र सिरसा। अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि हरियाणा और पंजाब के कौन कौन से ज़िले एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा और पंजाब, देखिए हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको लिखते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं जिले प्रकट। तो हरियाणा के 7 जिले पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा हैं। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और मोहाली हैं। ये हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर है एक, कुरुक्षेत्र के साथ सबसे छोटी है और सिरसा के साथ सबसे बड़ी सीमा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, ये लगभग दोनों ये जो क्वेश्चन है उनका ट्रेंड लगभग सेम है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है वो है अम्बाला की, और सबसे बड़ी सीमा है पंचकूला की। देखिए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ जो 3 जिले हैं वो शेयर करते हैं अपनी सीमा, तो वो है पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर। तो ये हरियाणा के 3 जिले हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसके 2 जिले सोलन और
सिरमौर ये अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो सोलन और सिरमौर हिमाचल प्रदेश के हैं और हरियाणा के 3 जिले हिमाचल के 2 जिलों के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले और हरियाणा के 3 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। और ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के साथ एक जिला केवल यमुनानगर ही सीमा अपनी शेयर करता है। और यमुनानगर किसके साथ? देहरादून के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के 7 सबसे छोटे, ये 7 यहाँ पर गलत है, ये आ गया 7। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 सबसे छोटे व सबसे लंबी सीमा बनाने वाले हरियाणा के राज्य, ये गलत लिख दिया है क्वेश्चन में, बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं। ठीक है, तो हरियाणा के जिले आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 7 सबसे छोटी व सबसे लंबी सीमा बनाने वाले हरियाणा के जिले कौन से हैं? तो नूंह करनाल है, करनाल पानीपत है, फरीदाबाद पलवल है, या फिर नूंह फरीदाबाद है। एक बार सोचिए थोड़ा सा इसको। तो इसका सही आंसर है नूंह, नूंह और करनाल। तो सबसे छोटी सीमा नूंह की है और सबसे बड़ी सीमा है करनाल की। थोड़ा सा और अगर हम इसको बात करते हैं तो देखिए यूपी के 7 जिले, तो ये यूपी के 6 जिले हैं और हरियाणा के 7 हैं। ठीक है, तो यूपी के 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं हरियाणा के साथ। वो कौन कौन से हैं एक बार लिखते हैं इनको। तो देखिए यूपी के 6 जिले हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और हरियाणा के 7 जिले हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। तो यूपी के 6 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखिए इसी कड़ी में दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा है फरीदाबाद की, और सबसे बड़ी सीमा है गुरुग्राम की। ठीक है, देखिए दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 4 जिले सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के साथ केवल एक जिला पंचकुला की सीमा अपनी साझा करता है। ठीक है, ठीक है, तो दिल्ली की सबसे छोटी है फरीदाबाद की, बड़ी गुरुग्राम की। 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। चंडीगढ़ के साथ केवल एक जिला पंचकुला ही अपनी सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हार्ट ऑफ हरियाणा बहुत बार पढ़ा है, ये तो मतलब रटा ही पढ़ा है, इसमें तो क्या ही इसका तो आंसर करना। आइए क्या है इसका आंसर। हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? तो आंसर सबको पता है, तो जींद इज द हार्ट ऑफ हरियाणा। रोहतक के बारे में थोड़ा जानते हैं। रोहतक और चरखी दादरी ये दोनों लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करते। ठीक है, तो दोनों के दोनों लैंड लॉक्ड हैं। और रोहतक की जो सीमा है वो 6 जिलों के साथ 6 जिलों के साथ रोहतक अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, पंचकुला की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्राई सिटी का पार्ट है। ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोनाली, इन तीनों को कहा जाता है मोहाली, सॉरी। ठीक है, तो मोहाली, इन तीनों को कहा जाता है ट्राई सिटी। और चंडीगढ़ के बारे में पता है, डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूसियर। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। रोहतक और चरखी दादरी दोनों लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। पंचकुला ट्राई सिटी का पार्ट है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। और चंडीगढ़ की जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था ली कार्बोसियर ने। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये वो प्रश्न है जिसमें एग्जामिनर अगर चाहे तो एक प्रश्न में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करे। तो इसमें आपने सही कोट चुनना है। राजकीय खेल कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है और राजकीय पुष्प कौन सा है। तो आंसर करते हैं। तो राजकीय खेल तो कुश्ती है, यानी कि ए का तो क्या हो, 2 हो। ठीक है, राजकीय पक्षी
सोचिए थोड़ा सा। काला तितर, तो यानी कि बी का क्या हो, 3 हो। राजकीय पशु काला हिरण है, तो सी का क्या हो, 4 हो। और राजकीय वृक्ष क्या हो, पीपल हो, यानी कि डी का क्या हो, 5 हो। और राजकीय पुष्प तो कमल है ही, तो ई का क्या हो, एक। अब इसका देखिए सही कोड कौन सा, तो ई हो 1, डी हो 5, सी हो 4, तो ये आंसर, इसका सही आंसर ये है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, तो ये आंसर है अपना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो पहले तो बात करते हैं कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस आंकड़े के साथ, इस नंबर के साथ कौन से रैंक पर हरियाणा है। अब देखिए, अब इसके दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो केवल राज्यों पर, कि केवल राज्यों के हिसाब से बताइए। दूसरा है ओवरऑल, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अगर केवल राज्यों में पूछे तो वो है 5वां, और अगर ओवरऑल पूछ ले राज्य और केंद्र शासित तो है 11वां। ठीक है, अब 18वां क्या है, 18वां है देखिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और ये 18वां कब है, ये है तेलंगाना बनने के बाद। अगर 2011 के हिसाब से पूछ ले, 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो वो है फिर 17वां, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 17वां कब है, 2011 के हिसाब से, और नए आंकड़ों के अनुसार है 18वां। तो और 21वां है ये एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज ओवरऑल, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से है एरिया वाइज, तो है 21वां। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को अलग करते हैं, केवल राज्यों की बात करें, केवल राज्यों में, तो वो है 20वां। क्यों, क्योंकि जो लद्दाख है उसका एरिया ज़्यादा है, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर उसको हमने हटा दिया तो है 20वां, अगर उसको भी लेंगे शामिल तो है 21वां, यानी कि 21वां ओवरऑल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। पहला कथन, प्रथम हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी के लेखक राजाराम शास्त्री थे। दूसरा है, हरियाणा के प्रथम उर्दू राज्य कवि उदयभानु हंस थे। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है, कथन 1, कथन 2, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक बार खुद सोचिए। तो पहला जो कथन है वो तो सही है कि झाड़ू फिर के लेखक कौन थे, राजाराम शास्त्री, और ये पहले उपन्यासकार भी हैं हरियाणा के, पहले उपन्यासकार। ठीक है, याद रखना है। जो दूसरा है वो गलत है, यानी कि इसमें केवल पहला सही है। हरियाणा के प्रथम उर्दू राज्य कवि उदयभानु हंस नहीं थे, ये उर्दू जो शब्द है उसकी वजह से ये है। ठीक है, तो उर्दू राज्य कवि थे अनूपचंद आफ्ताब। तो उर्दू राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब, ये याद रखना है। ठीक है, और उदयभानु हंस, उदयभानु हंस ये राज्य कवि हैं, उदयभानु हंस, तो ये अपने याद रखना है, राज्य कवि। ठीक है, और इनको रुबाई सम्राट भी कहा जाता है, रुबाई सम्राट। ठीक है, तो उर्दू राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब हैं। केवल राज्य कवि की बात हो तो उदयभानु हंस है, उदयभानु हंस को रुबाई सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कथन 1 हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और ये क्वेश्चन अच्छे स्तर का है। वर्ष 2011 में हरियाणा का लिंगानुपात 1000 अनुपात 879 था। वर्ष 2021 में लिंगानुपात में सुधार देखा गया। नूंह जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सोनीपत एवं गुरुग्राम का लिंगानुपात 1000 अनुपात 853 है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या हरियाणा का लिंगानुपात इतना है 2011 के हिसाब से, तो बिल्कुल ये सही है। तो ये आपने याद रखना है कि 2011 में हरियाणा का लिंगानुपात इतना रहा। 2021 में लिंगानुपात में सुधार देखा गया, ये भी सही है। कितना सुधार, 2021 की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात है 1000 अनुपात 922, तो ये अब का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वर्तमान लिंगानुपात है।
हरियाणा का एक प्रश्न ये बना है, नूंह जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नूंह जिला न्यूनतम नहीं, अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये। ठीक है, तो सही है क्या होगा? सर्वाधिक। तो नूंह का है सर्वाधिक लिंगानुपात, और वो कितना है? वो है 1000:907। ठीक है, सोनीपत एवं गुरुग्राम का लिंगानुपात 1000:853 है। ये बिल्कुल सही है, और इन दोनों जिलों का ये न्यूनतम है। ठीक है, तो न्यूनतम अनुपात लिंगानुपात है सोनीपत एवं गुरुग्राम का, सर्वाधिक है नूंह का, ये इतना है, ये भी याद रखना है। 2021 में लिंगानुपात में सुधार देखा गया है, और अब ये है ये। ठीक है, यानी कि इसमें जो आंसर है हमारा वो ये है। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको ध्यान रहने चाहिए, याद रखनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौधरी बंसीलाल को निम्न में से किस उपाधि से अलंकृत नहीं किया गया? ठीक है, सोचिए, क्या इन्हें हरियाणा का लोक पुरुष कहा जाता था? हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा केसरी, ये है सभी। तो इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हरियाणा का शिल्पी भी, हरियाणा केसरी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये हरियाणा केसरी कहा जाता था पंडित निक्कीराम शर्मा को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था तेलंगा, रोहतक में, अब ये भिवानी में है। ठीक है, तो पहले रोहतक में था, अब है भिवानी में, ये भी याद रखना है। अगर हम थोड़ा और इनके बारे में पढ़ें, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, इनके बारे में देखिए थोड़ा सा और जानते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 2006 को। ये डेटा याद रखना है। तो जन्म कब हुआ है? 26 अगस्त को, मृत्यु 28 मार्च 2006 में। और ये देखिए, ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, रक्षा मंत्री भारत के, तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी कब? 1996 में, 1996 में। ये बहुत ज़रूरी है, हरियाणा विकास पार्टी 1996 में बनाई थी। ठीक है, और भिवानी के बारे में थोड़ा सा ये है कि 2014 में यहाँ पर चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पर? भिवानी में। ये डेटा आपने याद रखना है। ठीक है, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित निक्कीराम शर्मा को। जन्म तेलंगा गांव, पहले रोहतक में, अब भिवानी में है। बंसीलाल के बारे में, जन्म 26 अगस्त 1927 को, और मृत्यु 28 मार्च 2006 को। ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और इन्होंने करी थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1996 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन हरियाणा के 3 लाल में शामिल नहीं है? तो ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इसका एक अलग उद्देश्य है इस प्रश्न को शामिल करने का। तो भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, मनोहर लाल। तो इसका आंसर आपको पता है, 3 लाल में अपने मनोहर लाल जी शामिल नहीं है, तो सही तो आंसर है ये। तो अगर 3 लाल में शामिल नहीं है तो कहाँ है? तो ये है चौथे लाल। ठीक है जी, चौथे लाल। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। बंसीलाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो भजनलाल और देवीलाल के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर मैं भजनलाल की बात करता हूँ, देखिए इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने सरपंच के पद से स्टार्ट किया था, सरपंच के पद से ये राजनीति में आए थे, फिर ये पंचायत समिति के चेयरमैन बने, और एमएलए एमपी तक ये बने हैं, और हरियाणा के पूर्व सीएम तो ये सबको पता है कि ये रहे हैं। तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक सरपंच शुरुआत करके सीएम और एमपी तक ये पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये 3 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूँ तो वो 6 अक्टूबर 1930 को, और मृत्यु 3 जून 2011 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका जन्म याद रखना है। और ये 3 बार रहे हैं सीएम, 3 बार रहे हैं सीएम, सरपंच से शुरुआत करी थी और एमपी एमएलए तक के पहुँचे हैं। और थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। 2007 में इन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी की स्थापना करी।
और उसका एक कारण था, देखिए, हरियाणा जनहित पार्टी। कारण क्या था कि जो कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी, उन्होंने इनको जो सीएम पद का उम्मीदवार था उसके लिए नहीं चुना, इसके बजाय हुड्डा को चुना गया। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा था कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, इनको कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। तो ये दो चीज़ें थी जिनकी नाराज़गी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और खुद की पार्टी 2007 में बनाई, हरियाणा जनहित पार्टी। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था वो है भजनलाल बिश्नोई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, और 2005 में ये घटना हुई थी कि सीएम पद हुड्डा को दे दिया गया और उसी समय कुलदीप बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया गया था। तो वो 2005 की घटना है। फिर उसके बाद 2007 में उन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी की स्थापना करी थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं चौधरी देवलाल के बारे में। चौधरी देवलाल, देखिए, इनका जो जन्म है वो 25 सितंबर 1915 को, यानी कि 25 सितंबर 1915 उनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2007 को। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। और ये डिप्टी पीएम भी रहे हैं, और ये जो 6वें डिप्टी पीएम रहे हैं, डिप्टी पीएम रहे हैं। और इनके बारे में, इन्हें शेर ए हरियाणा, ताऊ, जननायक और किंग मेकर जैसी उपाधियां भी दी गई हैं। तो ये जो एडिशनल डेटा है ये याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इनके नाम पर देखिए हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है, सर्वोच्च कृषि पुरस्कार। तो अगर कोई पूछ ले कि सर्वोच्च कृषि पुरस्कार क्या है हरियाणा का, तो वो है जननायक चौधरी देवलाल पुरस्कार। तो इसको थोड़ा सा अलग रंग से लिखते हैं, जननायक चौधरी देवलाल पुरस्कार। याद रखना सारा सारा। ठीक है, जन्म 25 सितंबर 1915 को, छठे डिप्टी पीएम रहे हैं, शेरे हरियाणा, ताऊ, जननायक, किंग मेकर जैसी उपाधियां इन्हें मिली हैं। और इनके नाम पर सर्वोच्च कृषि पुरस्कार जननायक चौधरी देवलाल पुरस्कार हरियाणा में प्रदान किया जाता है। ठीक है, बंसीलाल के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका जन्म देखिए भिवानी में हुआ था। ठीक है, ये तो शायद थोड़ा रह गया था। इनका जन्म हुआ था भिवानी में, और भिवानी के भी गोलागढ़ गांव में। ठीक है, गोलागढ़ गांव में। तो ये याद रखना है। ये सारा का सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से नोट्स में लिखना है, याद करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरफुल सिंह जाटुजुलाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो थोड़ा सा एक बार देखिए, यह एक फिल्म है, यह 1968 में रिलीज हुई, यह हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म है, यह धरती फिल्म के बाद रिलीज हुई। अब इनके बारे में थोड़ा सोचिए, बहुत बार पढ़ा है क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसके बारे में, जो ये एक फिल्म है तो ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, क्या ये 1968 में प्रकाशित हुई, रिलीज हुई? तो इसका ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो हरफुल सिंह जाटुलानी है वो 1970 में रिलीज हुई थी, 1970 में रिलीज हुई थी। ठीक है, यह हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म है, ये भी सही है। यह धरती फिल्म के बाद रिलीज हुई। देखिए जो धरती फिल्म है वो हुई थी 1968 में रिलीज। ठीक है, तो उसके बाद 1970 में रिलीज हुई, यानी कि ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है दूसरा। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो ये थोड़ा सा देखिए अलग तरीका है, क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट आपने सारी बहुत बार पढ़ी है, बस उन्हीं में से क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग प्रकार से डिजाइन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अहमद बख्श थानेसरी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अहमद बख्श थानेसरी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये हरियाणवी रामायण के रचनाकार हैं, क्या ये सही कथन है? इन्हें हादी ए हरियाणा से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? थोड़ा पढ़िए, सोचिए एक बार। तो ये तो पता है सबको कि ये हरियाणवी रामायण के रचनाकार हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। क्या इन्हें हादी ए हरियाणा कहा जाता है? जी नहीं, हादी ए हरियाणा कहा जाता है शाह मुहम्मद, शाह मुहम्मद
ठीक है, इनको बोला और भी दूसरा इनका नाम है रमज़ान महमी। तो ये दो नाम हैं, ठीक है। तो शाह मोहम्मद को कहा जाता है हादी ए हरियाणा। अहमद बख्श थानेसरी, इनका जन्म 1850 में हुआ था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, 1850 में, ठीक है। तो ये हरियाणवी रामायण के रचनाकार हैं। हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद या रमज़ान महमी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोरनी हिल्स पंचकुला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी थोड़ा सा अच्छे स्तर का प्रश्न है। देखिए, यह राज्य का जो सर्वोच्च स्थान है करोह, यहाँ पर स्थित है। यह राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह शिवालिक रेंज का हिस्सा है। इसका नाम रानी मोरनी के नाम पर पड़ा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सोचिए, विचारिए। एक व दो, एक दो व तीन, एक व तीन या सभी। देखिए, तो पहला तो ठीक है कि करोह चोटी वहाँ पर मौजूद है, राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, ऐसा ही है। यह शिवालिक रेंज का हिस्सा है, रानी मोरनी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो देखिए, ये सारे के सारे कथन इसके सही हैं, यानी कि जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है कि हिल स्टेशन ये एकमात्र है, शिवालिक रेंज का ये हिस्सा है, और इसका नाम मोरनी के नाम पर पड़ा है। और अगर हम करोह चोटी की बात करें तो कुछ बुक्स में जो इसकी हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, वो 1514 मीटर दे रखी है, और वास्तविक जो ऊंचाई है वो इसकी है 1467 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और मुश्किल करूँ तो मैं इसमें एक और ऐड कर सकता हूँ। मैं इसमें अगर मैं पूछ लूँ कि क्या यहाँ पर ट्रैकिंग करी जा सकती है। अब देखिए, जो वर्ड ट्रैकिंग है उसका मतलब है पैदल यात्रा करना। जब हम बहुत लंबी पैदल यात्रा करते हैं तो उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो डंडियाँ लेकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो संकरे रास्ते हैं वहाँ पर चलते हैं। तो बहुत लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और कचरा फैलाकर वापस लौट आते हैं, तो उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ट्रैकिंग करी जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, तो यहाँ पर ट्रैकिंग भी करी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रहनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया है, इसके 20 प्रश्न। ये कहने को 20 हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, और मुझे आशा है कि मैं आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं साथ ही साथ वो भी कुछ कुछ हद तक क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ ठीक है, हमें इस सीरीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें और हम इस सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं ताकि ये सीरीज़ और बेहतर बने, ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो, तो आप कमेंट में सारे अपने सजेशंस, आपके व्यूज़ मेंशन कीजिए, और इस सीरीज़ से आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम सारे की सारी हरियाणा जीके इसमें कवर करेंगे और क्वेश्चंस के अच्छे स्तर के साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। अंत में वही, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।